नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को और नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें और उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, आज हम विषय से थोड़ा सा अलग हटकर बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं आपके जन्म नक्षत्र के संदर्भ में। देखिए, जब भी कोई बालक पैदा होता है तो वह किसी न किसी नक्षत्र के अंतर्गत ही पैदा होता है। और ये नक्षत्र, वैसे देखिए, ज्योतिष बड़ी आसान सी चीज़ है। कुछ नहीं है ज्योतिष में, सिर्फ 12 भाव हैं, 9 ग्रह हैं, 27 नक्षत्र हैं और 27 नक्षत्र के 4 चरण हैं। बाकी सारा खेल जो है वो सिर्फ कैलकुलेशन का है। तो ज्योतिष मैं कहता हूँ कि सभी को जानना चाहिए, सभी को सीखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जो मेरे अंदर भी एक गुरु जागृत हो जाता है जो ये चाहता है कि वो आपको कुछ सिखाए। तो आज इसी सिखाने के क्रम में एक टॉपिक उठाया है जिसको कि गंडमूल नक्षत्र कहा जाता है। आप लोगों ने सुना होगा, अभी तो नहीं, लेकिन खैर पिछले अगर हम 25-30 साल पहले के टाइम पीरियड में जाएं तो जब कोई जातक पैदा होता था तो ज्योतिषी अथवा पंडित जी जो होते थे, जो ब्राह्मण जन विद्ध जन होते थे, वो उनका नक्षत्र चेक करते थे और नक्षत्रों के आधार पर अगर उनमें कोई दोष पाया जाता था तो आपने पहले सुना होगा कि जातक के पिता को जातक का मुंह 21 दिन तक नहीं देखना है, जातक के दादा को 21 दिन तक मुंह नहीं देखना है, इस तरीके का। तब ये उसके दोष की शांति करा दी जाती थी और शांति कराने के बाद में फिर नित्य क्रिया प्रारंभ की जाती थी। दोस्तों, वर्तमान आधुनिकीकरण के चलते हुए लोगों का इस तरफ ध्यान जाना बंद हो गया और बहुत से लोगों ने इसे एक अंधविश्वास की परंपरा मानते हुए इस चीज़ को इस्तेमाल में लाना बंद कर दिया। अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि अपने इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं गंडमूल नक्षत्र की। देखिए, जब किसी जातक अथवा जातिका का जन्म चंद्रमा के नक्षत्र में होता है, और चंद्रमा के किन नक्षत्रों में होता है, तो चंद्रमा में अगर अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूला और रेवती, इन 6 नक्षत्रों में अगर जन्म होता है तो उसे गंडमूल दोष के रूप में देखा जाता है। अब इन नक्षत्रों का उस जातक अथवा जातिका के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, जब तक वो एक बच्चा रहता है, एक किशोर वय में जब तक वो रहता है, तब तक तो इन नक्षत्रों का उसके ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखाई देता। लेकिन जैसे ही वह किशोर वय में प्रवेश करता है और उसका जीवन के रण क्षेत्र में जब वो उतरता है, तब इन नक्षत्रों का प्रभाव उसके जीवन में आना शुरू हो जाता है। फिर चाहे वो उसका एजुकेशन का सिस्टम हो, चाहे उसके बिजनेस का हो, जॉब से रिलेटेड हो। और जब ये नक्षत्र अपना प्रभाव दिखाते हैं तो ये बड़े गंभीर रूप में दिखाना शुरू करते हैं। तो चलिए, पहला नक्षत्र अश्वनी नक्षत्र। अश्वनी नक्षत्र के प्रथम चरण में यदि किसी जातक अथवा जातका का जन्म हुआ है तो वह उसके पिता के लिए कष्टकारी रहता है, उसके पिता के लिए हानिकारक रहता है। अर्थात उसके पिता, जातक अथवा जातिका के पिता के लिए शारीरिक, मानसिक और धन तीनों ही रूप में कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित होता है। अगर अश्वनी नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म होता है तो यह जातक अथवा जातिका के स्वयं की धन हानि के लिए यहाँ पर यह विश्लेषण देखा जाता है कि जातक अथवा जातिका जिसने अश्वनी के गंडमूलांतक नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म लिया है, वह जीवन भर धन से लेकर जो भी परेशानी है उससे वो जूझता रहेगा, क्योंकि उसकी धन हानि नियमित तौर पर होती रहेगी। अगर अश्वनी गंडमूलांतक के तृतीय चरण में जन्म लिया है
तो वह जातक अथवा जातिका की यात्राएं व्यर्थ होती रहती हैं। यहाँ यात्राओं से तात्पर्य नॉर्मल घूमना फिरना नहीं है, यहाँ यात्राओं से तात्पर्य उसकी व्यावसायिक यात्राओं से है। मतलब सपोज मान लीजिए कि आप किसी बिजनेस की डील करने जा रहे हैं और वो डील आपकी फेल हो गई, आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वो वहाँ इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैं इस तरह की व्यर्थ यात्राओं की बात कर रहा हूँ। चौथा नक्षत्र जो है वो जातक के स्वयं के लिए, उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अब हम लेते हैं दूसरा नक्षत्र जो कि मघा, जिसका नाम मघा है। देखिए, कोई भी नक्षत्र हमेशा अशुभ फलदायी नहीं होता। कुछ नक्षत्र जो हैं जो टोटली अशुभ फल देते हैं, कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जो किन्हीं चरणों में तो अशुभ फल देते हैं लेकिन किन्हीं चरणों में शुभ फल भी प्रदान करते हैं। अब किसी जातक अथवा जातिका का मघा गंड मूलांतक के प्रथम चरण में जन्म हुआ है तो ये इसकी माता के लिए कष्टकारक होता है। मतलब इसकी माता को मानसिक और स्वास्थ्य के रूप में परेशानी हमेशा बनी रहने वाली है। अगर द्वितीय चरण में जन्म हुआ है तो उसके पिता के लिए कष्टकारक है। पिता को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से ये समस्याप्रद रहेगा। लेकिन अगर मघा के तीसरे और चौथे चरण में जन्म हुआ है तो ये जातक के लिए शुभ फल प्रदान करेगा। उसे जातक को कोई नुकसान नहीं करेगा, बल्कि उसकी आर्थिक, सामाजिक और मानसिक तौर पर उसका व्यक्तित्व का विकास ही करता रहेगा। अब हम बात करते हैं तीसरे नक्षत्र की, जो कि है आश्लेषा। आश्लेषा नक्षत्र जो है, जब ये गंड मूलांतक में हो जाता है तो गंड मूलांतक में जब कोई जातक इसके प्रथम चरण में जन्म लेता है तो ये प्रथम नक्षत्र में कोई विशेष नुकसानदायक नहीं होता। मतलब जातक जिसने आश्लेषा गंड मूलांतक के प्रथम नक्षत्र में जन्म लिया है उसके लिए कोई हानिकारक नहीं होगा। लेकिन अगर दूसरे चरण में जन्म लिया है तो पिता की धन की हानि करवाता है। अगर तीसरे चरण में जन्म लिया है तो माता और उसका ननिहाल, मतलब उसके नाना नानी का घर, इन दो लोगों के लिए, इन दो जनों के लिए ये नक्षत्र जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और अगर चौथे चरण में जन्म हुआ है तो जातक अथवा जातिका के माता अथवा पिता दोनों के लिए ये संघर्षमय स्थितियों का निर्माण करता है। अब हम बात करते हैं मूल नक्षत्र की। मूल नक्षत्र के अगर प्रथम चरण में जन्म हुआ है तो पिता को और जातक के ससुर को, मतलब पिता या ससुर, इन दोनों को कष्टकारी रहने वाला होता है। अगर द्वितीय चरण में जन्म लिया है तो माता को कष्ट देगा। अगर तृतीय चरण में जन्म लिया है तो माता एवं पिता के धन की हानि निश्चित तौर पर करवाएगा। और अगर चौथे चरण में जन्म लिया है तो यह जातक के स्वयं के लिए शुभ फलदायी रहेगा। मतलब जातक का आर्थिक, मानसिक, सामाजिक विकास उत्तरोत्तर होता रहेगा। अब वही बात आती है रेवती नक्षत्र की। तो रेवती नक्षत्र में यदि गंड मूलांतक है और रेवती नक्षत्र में किसी जातक ने जन्म लिया है तो ये पहले, दूसरे और तीसरे चरण में शुभ फलदायक है। इसमें जातक के मानसिक, आर्थिक, सामाजिक तौर पर उत्तरोत्तर उन्नति होती जाएगी और उसे जीवन पर्यंत कोई समस्या नहीं आने वाली है। लेकिन अगर रेवती गंड मूलांतक के चौथे चरण में जन्म लिया है तो ये माता पिता के लिए कष्टकारी होगा। अब वो कष्ट आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक किसी भी रूप में हो सकता है। अब हम बात करते हैं छठवें और अंतिम गंड मूलांतक नक्षत्र की, जिसका नाम है ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र के अगर प्रथम चरण में जन्म हुआ है तो ये जातक अथवा जातिका जिसका कि कोई बड़ा भाई है उसके लिए कष्टकारक रहने वाला है। अगर द्वितीय चरण में जन्म लिया है तो जातक अथवा जातिका का छोटे भाई के लिए कष्टकारक रहने वाला है। अगर तृतीय चरण में जन्म लिया है तो माता अथवा पिता के लिए कष्टकारक रहेगा। और अगर चौथे चरण में जन्म लिया है तो ये जातक के स्वयं के लिए हानिकारक साबित होता है। अब ये तो हो गया कि गंड मूलांतक
क्या होता है और इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं। देखिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, मैं आपको इसका एक उपाय भी बताने वाला हूँ, जिस उपाय को अगर आप करेंगे तो आप इस गंड मूलांतक जो नक्षत्र है इसके दोष को परमार्जित कर सकेंगे। देखिए, ये जो प्रयोग है ये आपको शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन से शुरू करना है। शुक्ल पक्ष का बुधवार, इस दिन आपको क्या करना है कि श्री राम दरबार की एक फ़ोटो लानी है और आपको नाग केसर और पान के पत्ते, इन चीज़ों का आपको अरेंजमेंट करना है। यह जो प्रयोग है यह 11 दिन के लिए है। यह जो मैं आपको गंड मूलांतक दोष की शांति का उपाय बता रहा हूँ, यह प्रयोग आपको 11 दिन तक करना है, शुक्ल पक्ष के बुधवार से प्रारंभ करना है। अब इसमें क्या करना है कि पहले दिन आपको नहा धोकर स्वच्छ होकर भगवान श्री राम दरबार की फ़ोटो आपको लगा लेनी है। उसके सामने आपको घी का दीपक जलाना है, कुछ प्रसाद पुष्प अर्पण करना है। उसके बाद में एक चौपाई है रामायण की, उस चौपाई को मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, यहाँ भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मेरे पास में लिखा हुआ है, सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा विलोकह जेहि। ये जो रामायण की चौपाई है इसको आपको 41 बार तक पाठ करना है। ऐसा आपको नित्य प्रति 11 दिन तक करना है। अब जो आपने पान लिया है और नाग केसर लिया है, उस नाग केसर को चूरा कर लें, मतलब उसे पीस लें। एक बार ये चौपाई पड़ी और पान के पत्ते पर एक चुटकी नाग केसर की आपने छोड़ दी। दोबारा चौपाई पड़ी, दोबारा आपने नाग केसर जो आपने पीस के रखा हुआ है उसकी चुटकी छोड़ दी। इस तरीके से आपको एक दिन में एक पान के पत्ते पर 41 बार यह चौपाई पढ़ते हुए 41 बार नाग केसर की छोड़ना है, मतलब चुटकी भर के नाग केसर छोड़ना है। ये एक निश्चित समय पर होना चाहिए। 5-10 मिनट का आगा पीछा हेर फेर चलता है देखिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपने पूजा सुबह करी तो फिर दूसरे दिन आप शाम के वक्त पूजा कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अब आपने 11 दिन तक यह नियम अपनाया। इस नियम में ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको पूर्णतया स्वच्छ रहना है। स्वच्छता से मतलब आप समझ रहे हैं कि आपको पूर्णतया स्वच्छ रहना है और नियम धर्म का पालन करना है। 12वें दिन आपको ये पूजा पाठ आपने संपन्न करी, इसके बाद में जो पान आपके पास में, उस पान को कहीं आपको विसर्जित नहीं करना है। उस पान को जिसपे नाग केसर आपने की है उसको आपको इकट्ठा करके रखना है। ये इसका उपयोग आपको 12वें दिन करना है। 12वें दिन आपको लेकर ये किसी शिव मंदिर में जाना है और शिव जी के चरणों में ये अर्पित कर देना है। और अर्पित करते समय ये मन ही मन प्रार्थना करनी है कि मैं गंड मूलांतक दोष की शांति के लिए ये मैंने प्रयास किया है। हे प्रभु, हे नारायण, हे शिव जी, मेरी इस गंड मूलांतक दोष को जड़ से समाप्त करने का कार्य करें। इसके बाद में ये आपको वहीं छोड़ देना है, शिव जी का जलाभिषेक करना है और अपने घर वापस आ जाना है। ये उपाय अगर आप पूरे श्रद्धा भाव मनोभाव के साथ करेंगे तो आप निश्चित तौर पर देखिए कि धीमे धीमे आपके कार्यों में सफलता मिलनी आपको शुरू हो जाएगी। गंड मूलांतक दोष की सबसे बड़ी समस्या यही है कि ये जैसे ही आप कोई कार्य स्टार्ट करने वाले होते हैं ये वहीं पर विघ्न और बाधा खड़ी कर देता है, मतलब उस कार्य को आगे ही नहीं बढ़ने देता। अगर कोई अन्य नक्षत्र आपके फेवर में है, अन्य ग्रहों के नक्षत्र, स्वाभाविक सी बात है किसी न किसी ग्रह के नक्षत्र तो आपके फेवर में होंगे ही होंगे, तो ये क्या होगा कि आपका काम शुरू हो जाएगा, बीच में रुक जाएगा। तो ये एक इस गंड मूलांतक नक्षत्र में पैदा होने वाले जातकों के साथ में सबसे बड़ी समस्या आती है। तो आप जो है इस उपाय को करें, पूरे श्रद्धा भाव मनोभाव के साथ करें और 11 दिन तक नियमित करें, एक ही वक्त पर करें। आप देखेंगे
कि आपको धीमे धीमे आपकी स्थितियों में उत्तरोत्तर सुधार होता हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। अगर आपको हमारा आज का ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आप अपने इस चैनल को दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी समस्या का समुचित समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि या फिर एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।